जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम जो PYQ की हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें हम आज आपसे चर्चा करेंगे जैविक और आनुवांशिक मानव रोगों से रिलेटेड, मतलब कि ह्यूमन डिजीज़ से रिलेटेड हम आपसे चर्चा करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, ह्यूमन जो डिजीज़ हैं आज हम उनके बारे में आपसे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि बायोलॉजी और साइंस एंड टेक के 1000 प्लस आपसे MCQ डिस्कस कर लिए जाएं आपके UPSC और स्टेट PCS व BPSC के एग्ज़ाम पेपर होने से पहले, ठीक। और अब तक कई क्लासें आपकी उपलब्ध भी हो गई हैं, लगभग 3 से 4 क्लासेस आपको बायोलॉजी की जो बड़ी महत्वपूर्ण क्लासेस हैं वो अपलोड हो गई हैं, ठीक है। आपने अगर नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी से साइंस एंड टेक के नाम से, आप उसको जा करके देख सकते हैं। आप भी अगर हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बायर पर पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है और ये हमें एक मोटिवेशन का काम करता है। आपका फीडबैक हमारी एक स्ट्रेटजी है सर, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। प्यारे बच्चे, हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और जो भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स क्लासेस में उपस्थित होता है उससे भी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवाने का प्रयास करते हैं। मतलब कि आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। कई ऐसे बच्चे हैं जो आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, कमेंट्स बॉक्स में कई आंसर वो प्यारे बच्चे बताते हैं। तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में आंसर अपना बता सकते हैं। अन्यथा मेरे साथ साथ आप भी अपने मन में भी क्वेश्चन का आंसर ये A होगा, B होगा, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। चलिए समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन आपको न केवल एजुकेशन बायर बायोलॉजी के इकोलॉजी, इन्वायरमेंट्स, इन सब के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक व पॉलिटी इत्यादि के भी आपको MCQ दे रहा है। हर एक सब्जेक्ट पर 1000 प्लस MCQ आपको मिल रहे हैं और सारे MCQ टॉपिक वाइज हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। सारे MCQ टॉपिक वाइज हैं और हम MCQ के माध्यम से ये भी मैं एक और बात आपको बताना चाहता कि इस क्लासेस में हम MCQ तो कर ही रहे हैं, इसका हम आप देखोगे क्वेश्चन आंसर तो डिस्कस करते ही हैं, परंतु इसके साथ साथ हम MCQ बेस आपका रिवीजन भी करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम MCQ बेस रिवीजन आपका करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि ऐसे ऐसे एजुकेशन बायर पर भी क्लासेस चल रही है, एक बार वहाँ भी जा करके देखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आज की क्लासेस का पहला क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा और मेरी आवाज़ ऑडिबल आपको हो रही होगी। क्वेश्चन है आपके सामने, EEG किसके कार्य का सूचक है। अब आपसे EEG के बारे में पूछा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ इसको कहते हैं। EEG के कार्य का सूचक है। ऑप्शन नंबर A हृदय, B मस्तिष्क, C यकृत और D वृक्क। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर है। जो आपका इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ जो होता है ये खास तौर पर मस्तिष्क से संबंधित होता है, क्योंकि इसका प्रयोग एक तरीके से मस्तिष्क में विद्युत के रूप में, एक वेव के रूप में किया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इससे कई मस्तिष्क के रोगों का हम निरूपण करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं EEG, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका दूसरा, ये पूछ रहे हैं आपसे, निम्नलिखित रोगों में से किसका कारक वायरस नहीं है। मतलब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वायरस के कारण नहीं होता है, ठीक है। अब बताना है। ऑप्शन नंबर A डेंगू, B इन्फ्लुएंजा, C खसरा, D टीनिएसिस।
वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें, जिसको टीटनिस भी बोलते हैं, टैटनिस खासतौर पर कहते हैं इसको टैटनिस। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा कि वायरस नहीं है आपसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कि जो आपका टीनिएसिस है, जिसको टेटनिस भी कई बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो इसका डी आंसर है। जबकि आप देखोगे डेंगू, ये भी एक वायरस है, एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। खसरा भी एक वायरस है और इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है। परंतु आप देखोगे टिटनिस जो है, ये टिटनिस ये आपका वायरस नहीं है। ये एक तरीके से अगर आप इसकी बात कर लो तो एक कवक के रूप में होने वाला रोग है। ये संक्रमित एक तरीके से सूअर का अधपका मांस खाने से भी होता है। क्या होता है? जो लोग आप देखोगे सूअर का मांस खाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि मांस खाना अपने आप में सेहत के लिए हानिकारक है और बहुत ही हानिकारक है। जो लोग सूअर का मांस खाते हैं और अधपका कच्चा मांस सूअर का खाते हैं, आधा पका आधा कच्चा, तो उससे ये होने के चांसेस रहते हैं। जबकि डेंगू क्या है? डेंगू की बात कर लें तो डेंगू एक विषाणु मतलब एक वायरस है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, एक एडिस इजिप्टी मच्छर से होता है और इससे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लेटलेट्स क्या हो जाती है? कमी हो जाती है और आंतरिक जो रक्तस्राव है वो होने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और कई चांसेस में केसेस में पाया गया है व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा है अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से आप देखोगे मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा नाम से इसको जाना जाता है। इससे रोग होता है और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाले अंगों में एक अंग इसका माना जाता है प्यारे बच्चे, वो श्वसन नली। आपकी जो श्वसन नली है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा श्वसन नली पर कंट्रोल करता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। वहीं अगर खसरा की बात कर ले तो आपकी बॉडी में आपने देखो छोटे छोटे ऐसे कुछ दाने टाइप निकल आता है। ठीक है, एक तरीके से इसको मोरवेली वायरस के रूप में होने वाला रोग है और इसके बचाव के लिए चेचक का टीका लगवाया जाता है। आपसे पूछा जाता है ना कि किसका टीका लगवाया जाता है? चेचक का आप देखोगे प्यारे बच्चे टीका लगवाया जाता है इस खसरा से बचने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है टीनिएसिस। टीनिएसिस ये रोग है जो कि वायरस नहीं है, बल्कि क्या है? आपका एक कवक है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए नेक्स्ट। आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, भारत में देखी गई निम्नलिखित बीमारियों पर विचार कीजिए। देखिए यहां पर एक बीमारी का नाम देके रखा है। देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या देके रखे। ऑप्शंस आपको स्टेटमेंट देके रखे हैं स्टूडेंट्स, इन्होंने 3। पहला डेंगू रक्तस्रावी बुखार, दूसरा जापानी मस्तिष्क को शोथ, तीसरा यक्ष्मा जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और पूछा क्या है? उपर्युक्त में से किसका या किनका कारक जीव विषाणु वायरस है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। आइए जान लेते हैं। देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, कुछ बीमारियों के नाम देके रखे और ये आपसे इंडिकेट किया गया है किसके बारे में? विषाणु के बारे में, मतलब कि वायरस के बारे में आपसे पूछ रहा है। इट्स क्लियर है नो? तो अगर आप देखेंगे डेंगू जिसको रक्तस्रावी बुखार के रूप से जाना जाता है, तो ये एक वायरस से होता है। मैंने अभी आपको एडिस इजिप्टी मच्छर जो अभी क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था वहाँ पर आपको समझा दिया। ठीक है, एक है जापानी। ठीक है, जापानी इंसेफेलाइटिस एक विषाणु के कारण ही होता है। ठीक है, और ये जो जापानी ज्वर है आप देखोगे ये तराइन वाले रीजन में, जी हाँ आपने सही सुना, जो गंगा वाला बेल्ट है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, इस बेल्ट में और हरियाणा, इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा आपको जापानी जो आपका इंसेफेलाइटिस है ये देखने के लिए आपको मिलता है। ठीक है, और इस रोग में आप देखोगे क्यूलेसिस प्रजाति के मच्छर से होता है और रोग शुवरों के माध्यम से ज़्यादातर ये फैलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर ले यक्ष्मा जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ये विषाणु के कारण नहीं होता है, बल्कि ये एक माइक्रो बैक्टीरिया होता है। ठीक है, माइक्रो बैक्टीरिया होता है
उसके कारण ये होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जहाँ 3 है वो गलत हो जाएगा, मतलब कि ये विषाणु से नहीं होता है, एक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया। और इसमें क्या होता है, रोकथाम हेतु आपको क्या लगाया जाता है। अब इसको कैसे रोकोगे, तो इसको रोकने के लिए एक टीका लगता है जिसको BCG का टीके के नाम से जाना जाता है। इट्स क्लियर या नो। तो BCG का टीका लगता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, मतलब कि आंसर बी नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। मतलब कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, लगातार ये चर्चाओं में रहा है, हाल ही के कुछ दिन बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी देखने के लिए आपको मिला है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं जीका वायरस के बारे में। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है जीका वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है, गलत पूछा जा रहा है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन है। पहला, इसे सर्वप्रथम युगांडा के जीका वन में एक बंदर से वियुक्त किया गया था। बी, यह दिन के समय में सैक्रिय एंडीज मच्छरों से संचारित होता है। सी, यह माँ से बच्चों को संक्रमित नहीं करता है। और डी, जीका वायरस गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के मस्तिष्क के असामान्य विकास का कारक होता है। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आपसे पूछा गया है क्या, जीका वायरस के बारे में पूछा गया और पूछ रहे हैं सही नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए, आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि ये खास तौर पर युगांडा एक कंट्री है सर, जो कहाँ पर पड़ती है, आपकी अफ्रीका में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, अफ्रीका में आपको युगांडा एक देश देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये अफ्रीका है, यहीं पर है युगांडा, रवांडा, बरूंडी, ऐसे ये कंट्री हैं। इधर तंजानिया, मोजाम्बिक, ठीक है, इधर DRC, ये कई ऐसे देश हैं। तो वहाँ पर ये खास तौर पर आप देखोगे बंदर से इसको युक्त किया गया था। बात एकदम पहली वाली बात ठीक है। बी में कह रहे हैं कि यह दिन के समय एक सैक्रिय एंडीज मच्छर, बिल्कुल ये मच्छर है, इससे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ये सैक्रिय होता है। और ये 1952 में सबसे पहले देखा गया था। कब देखा गया था, 1952 में ये आपको उस समय देखने के लिए मिला था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें दूसरा बी भी ठीक है, पहला भी ठीक है, लेकिन तीसरा गलत है। ये कह रहे हैं कि यह माँ से बच्चों को संक्रमित नहीं करता है, जबकि ये माँ से बच्चों को भी संक्रमित करता है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, आप देखोगे उनको ये क्या करता है, उसमें जो उनके गर्भाशय में पल रहा भ्रूण होता है उसको भी ये साइड इफेक्ट करता है, ठीक है, ऐसे मस्तिष्क वगैरह। तो आप देखोगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि गलत पूछा है, तो आंसर इसका क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है। किसके द्वारा, वायु के द्वारा फैल सकता है, हवा से कौन सा रोग फैल सकता है। ऑप्शन नंबर ए डेंगू, बी यक्ष्मा जिसको ट्यूबरकुलोसिस, सी हिव जिसको एड्स बोलते हैं, और डी घेंगा जिसको गाइटर बोलते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि डेंगू, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये वायु के द्वारा भी फैल सकता है। अब ये क्यों फैल सकता है, इसका अगर हम देखें, अब ठीक है, ये क्यों फैलता है इसके बारे में आइए जान लेते हैं। देखिए होता क्या है, जो ये एक माइक्रोबैक्टीरिया के कारण होता है। जो व्यक्ति होता है जिसको ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो वो आपने देखो खांसता है। वो व्यक्ति जब खांसता है तो कुछ ऐसे विटामिन्स जो निकालता है वो अपने मुख से, लिक्विड पदार्थ बाहर फेंकता है। तो उससे क्या है, कई उसके बैक्टीरिया एयर में, हवा में, विंड में, वायु में क्या हो जाते हैं, घुल जाती हैं, मतलब कि उड़ जाते हैं, जिससे आस पड़ोस वाले रीजन में आप देखोगे उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है।
जिस घर के अंदर इसका पेशेंट होता है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको होता है, तो उसको सही करने के लिए डॉक्टर एक सलाह देता है कि ये आपके परिवार में ना फैले, इसलिए इस व्यक्ति का सोना, खाना और उसके बर्तन, ठीक है, थोड़ा अलग रखिएगा, सेपरेट रखिएगा, और एक समय के बाद जब ये सही हो जाएंगे तो आप इनको साथ में खाना पीना सारी चीज़ें करिएगा, ठीक है। वो वहाँ पर इस चीज़ को देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाए। घेंगा जो रोग होता है ये आप देखोगे आपका जो गले में होने वाला एक रोग है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा। वहीं अगर हम देखें एड्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा, ये जो एड्स क्या है, हिव जिसको बोलते हैं, क्योंकि एड्स रोग का प्रसार लैंगिक संभोग के कारण देखने के लिए मिलता है, जब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के कारण ये देखा जा सकता है। संक्रमित व्यक्ति से रक्त का अन्य व्यक्ति को चढ़ाना और उसके साथ साथ प्लेस्टा के संपर्क में भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जिसको यक्षमा हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, यदि वो व्यक्ति छींकता है, थूकता है, टॉयलेट जाता है, तो उस स्थिति में कई बार वायु के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, ये रोग फैल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हड्डी तोड़ ज्वर के बारे में। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आंत्र ज्वर, बी नासा शोथ, सी पित्त ज्वर और डी डेंगू। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बताइएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि हड्डी तोड़ ज्वर, हड्डी तोड़ जो ज्वर कहते हैं महोदय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डेंगू को हड्डी तोड़ ज्वर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो डेंगू होता है ये एक वायरस के कारण फैलता है, ठीक है। जब आप देखोगे मादा जो मच्छर होता है, जिसको एडिस इजिप्टी क्या बोलते हैं, एडिस इजिप्टी जो मच्छर होता है, जब वो काट लेता है, मादा होती है, जब ये काट लेती है तो इसके कारण व्यक्ति को डेंगू फैलता है, ठीक है। और इस रोग में क्या है, शरीर के अंदर अधिक मात्रा में आपकी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, ठीक है। और जैसे ही ये सब होता है, प्लेटलेट्स कम होती हैं, तो आंतरिक जो रक्तस्रावण है वो होने लगता है, जिससे कई बार जोड़ों में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, और इसलिए आप देखोगे बॉडी में जो आपकी हड्डियां हैं वो दर्द करने लगती हैं, जिसके कारण इसको हड्डी तोड़ ज्वर के नाम से भी जाना जाता है और व्यक्ति वीक पड़ जाता है, मतलब कमज़ोर हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचालित रोग नहीं है? क्या पूछ रहे हैं आपसे? यौन संचालित रोग नहीं है, मतलब कि ऐसा कौन सा रोग है जो यौन संचारित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सिफिलिस, बी गैनेरिया, सी स्कर्वी और डी हेपेटाइटिस बी। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्योंकि आजकल कई बार ऐसे ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। सर्वाइवल आप देखोगे कैंसर के मरीज पेशेंट भारत में बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं सर, तो ये बहुत चर्चाओं में है, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ध्यान में आप रखेंगे। तो बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कई बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया है, आइए देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि स्कर्वी। स्कर्वी ऐसा रोग है जो आपको यौन संचारित रोग नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो स्कर्वी रोग होता है ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। किसके कारण होता है? जो आपकी विटामिन सी है उसकी कमी से होने वाला ये रोग है। विटामिन सी खासतौर पर आपको कहाँ मिलता है? जो एक तरीके से रसीले और खट्टे पदार्थ होते हैं, जिसमें आंवला की जो जाति प्रजाति के जितने भी फल होते हैं, नींबू है, आंवला है, मौसमी है, संतरा है, तो ऐसे उसमें सब में क्या है, विटामिन सी आपको मिलेगा। इससे क्या होता है, बॉडी के अंदर आप देखोगे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में खुश्की आ जाती है। आपने देखा होगा स्किन आपकी ड्राई होने लगती है, आपके लिप्स फट जाते हैं, आपके लिप्सों में दरारें पड़ जाती हैं, आपके पैरों में दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपकी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ठीक है, जो आँख के नीचे। तो कई ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो ये इसके कारण होने वाला एक रोग है। जबकि आप देखोगे जो आपका यहाँ पर रोग दे के रखा है सिफिलिसिस, अगर आप सिफिलिसिस को देखें तो इसका राइट आंसर तो सी है, लेकिन सिफिलिसिस की अगर बात कर लें तो सिफिलिसिस एक तरह से ट्रोपोनोमा पैलिडम जीवाणु से होता है। क्या होता है? ट्रोपोनोमा पैलिडम जीवाणु से होता है।
और ख़ास तौर पर ये यौन संचारित रोग होता है। ये एक तरीके से मेसनिन या फिर जो वजाइना वाला एरिया होता है, ठीक है, उसमें लाल रंग के दाने के बाद में शरीर में आप देखोगे चकदे निकलते हैं, ठीक है, ऐसे लाल रंग जो वजाइना है, ठीक है, उस वजाइना के पास में आप देखोगे रेडनेस हो जाती है, मतलब लाल रंग के ऐसे दाने टाइप ये देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, ये हो जाते हैं, तो ये उससे रोग है। अब ऐसे में यदि कोई संपर्क में व्यक्ति आता है और ऐसी कोई एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें व्यक्ति के होने के चांसेस होते हैं इस रोग से, ठीक है, जिसको सिफिलिसिस कहते हैं। वही अब इससे मस्तिष्क भी, यकृत भी, कई ऐसी चीज़ें आपकी आंतें प्रभावित हो सकती हैं, यकृत प्रभावित होता है जिसको ये रोग है वो भी, और दूसरे व्यक्ति को भी। उसके साथ साथ आप अगर बी की बात कर ले जिसमें पूछ रहे हैं गोनेरिया, ये जो गोनेरिया है ये एक तरीके से नाइसेरिया गोनेरी से होने वाला संक्रमित रोग है और इस रोगी के साथ यौन संबंधों के कारण फैलता है, जिसमें मूत्र जनन पथ की जो म्यूकस का संक्रमण, इसमें क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है, प्रजनन क्षमता प्रभावित हो जाती है। और हेपेटाइटिस, आप बी की बात कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी भी आता है, हेपेटाइटिस, ठीक है, ए भी आता है। तो इसमें विषाणु से होने वाला संक्रमण रोग है जिसके कारण यकृत में सूजन हो जाता है, जलन पैदा होती है और उपचार हेतु हेपेटाइटिस बी का टीका लेना पड़ता है। तो इसका तो टीका लिया जाता है सर, हेपेटाइटिस बी का टीका जिसको भी होता है ये रोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट्स बॉक्स में बताते चलिएगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, मतलब 11 नंबर। ये कह रहे हैं किसी व्यक्ति के रोग के निदान के पश्चात चिकित्सक रोगी को लोहा एवं फोलिक अम्ल की टिकिया लेने की सलाह देता है। व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है? अब देखो आपसे पूरी डेफिनेशन ऊपर दे दी और आपसे पूछा है कि व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है जो इन सब को लोहे एवं फोलिक अम्ल का टिकिया अगर वो मेडिसिन ले रहा है तो। ऑप्शन नंबर ए अस्थि सुसिरता, बी रक्तता, सी गलगड और डी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें, ठीक है। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए देखिए यहाँ पर है लोहा और फोलिक अम्ल। अगर कोई व्यक्ति इसकी टिकिया ले रहा है, डॉक्टर ने सलाह दी है, तो उसमें हो गई है अरक्तता, मतलब कि आप देखोगे उसमें ब्लड की कमी हो गई है। और जब ब्लड की कमी हो गई है तो उस ब्लड की पूर्ण रूप से, ताकि उसका ब्लड प्यूरिफाई हो सके, ठीक है, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। ऐसे में मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के साथ जो साइटोक्रोम एंजाइमों के घटक को लिया जाता है और ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य ये करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे ही क्या है, जो बॉडी के अंदर आप देखोगे रुधिर जो होता है, ब्लड, वो क्षीणता, दुर्बल हो जाता है और शरीर का सुरक्षा तंत्र दुर्बल होने के कारण अरक्तता की स्थिति, व्यक्ति को लोहा और फोलिक अम्ल की दवा दी जाती है ताकि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर रहे ब्लड में और आप एक्टिव रहें, ठीक है, तो इसलिए आपको लोहे फोलिक अम्ल दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहे हैं आपसे, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? क्या पूछे आपसे, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग आपने देखा होगा कई व्यक्तियों को कोढ़ की बीमारी जिसको हम कहते हैं ये हो जाती है। सर क्यों होती है, किसके कारण होती है, उस पर आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए विषाणु, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ और डी पश विषाणु। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं। कई स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर दिया। देखिए ये कुष्ठ रोग की बात हो रही है। कुष्ठ रोग होता क्या है, पहले इसका राइट आंसर देख लें। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी, मतलब कि जीवाणु के कारण होता है। कई बच्चे इसमें विषाणु बता रहे हैं कि विषाणु मतलब होता है स्टूडेंट्स वायरस। क्या होता है, वायरस होता है, ये ध्यान रखना। और जो जीवाणु होता है बैक्टीरिया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए तो जो आपका कुष्ठ रोग होता है, अगर आपको कुष्ठ रोग है किसी व्यक्ति को तो वो जीवाणु के कारण होगा, क्योंकि कुष्ठ रोग आप देखोगे माइकोबैक्टीरियम लेप्री या फिर उसके साथ साथ लेप्रोमेटेसिस जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। और शरीर के जिस स्थान पर यह रोग देखने के लिए मिलेगा तो एक तरीके से संवेदनशीलता वहाँ पर समाप्त हो जाती है। वो बॉडी का अंग अपने आप सड़ने लगता है, गलने शुरू हो जाता है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, ब्लड सेल्स अपने आप में वहाँ पर देखो रंगीन धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। उस क्षेत्र में
मोटी और नालियाँ संकुचित हो जाती हैं, जिसके कारण रंगहीन धब्बे बन जाते हैं। अंत में आकर के ये खास तौर पर आप देखोगे हाथों और पैरों की उंगलियों में धसाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे गल कर के विकृत हो जाते हैं। मतलब कि हाथ पैर उसके व्यक्ति के क्या हो जाते हैं, गल गल के टूटने शुरू हो जाते हैं। उसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। इट्स क्लियर या नो स्टूडेंट्स? चलिए, अब मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि सर इसकी दवाई क्या है, आई डोंट नो मेडिसिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि हमें यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बिहार बीसीएस और जहाँ पर भी जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे साइंस एंड टेक से क्वेश्चन बनते हैं तो उस पर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों के साथ में शेयर करते चलिएगा, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते चलिएगा। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निंद्रालु रोग, क्या पूछे आपसे, निंद्रालु रोग, किसी व्यक्ति को नींद बहुत ज़्यादा आती है तो किसी को कम आती है। निंद्रालु रोग मनुष्यों और अन्य जंतुओं का एक सहजीवी रोग है। यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है, बताइए इसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हिस्टोमोनासस, बी ट्रिपेनोसोमा, सी एगोमोनाई और डी निगलेरिया। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, चलिए कई स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा के कारण ही आप देखोगे व्यक्ति में निंद्रालु रोग हो जाता है, मतलब नींद का ना आना। देखो दो तरीके से होता है ये रोग, ध्यान रखना। किसी किसी व्यक्ति को नींद क्या होगी, ज़्यादा आती है, ठीक है, उसको बेड पे पहुंचने दो, बिस्तर पे पहुंचने दो, उसका प्रोग्राम शुरू हो जाता है। कोई कोई व्यक्ति आप देखोगे उसमें नींद की कमी हो जाती है, मतलब वो कम सोता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो कम आपको सोने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको मिलता है। ये एक तरीके से मानव आप देखोगे अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियस रोग भी इसको कहा जाता है, और ये परजीवी रोग है। कैसा रोग है, ये ध्यान में रखना आपको। ये रोग कैसा है बच्चे, परजीवी। ठीक है, ये एक क्या है, परजीवी रोग के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है और इसका कारण है ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, अगर हम इसकी शुरुआत की बात कर ले, शुरुआती चरण में आपको बुखार, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, ठीक है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, आदि लक्षण दिखाई देते हैं। अग्रिम चरण में इसमें आप देखोगे तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है और उपचार इसका नहीं होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो कि निंद्रालु रोग है। इसी के बहुत ज़्यादा मैं ऐसे पेशेंट देखता हूँ जो आपको गली गली मोहल्ले में देखने के लिए आजकल मिल जाएंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया आपसे एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ है। मतलब आपसे पूछा गया है एड्स के बारे में, और ये किसके कारण होता है, आनुवंशिक पदार्थ किसका है। ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्ड्स मतलब रज्जुक वृत्त डीएनए, बी द्विक स्टैंडर्ड्स डीएनए, सी एक स्टैंडर्ड्स आरएनए और डी द्विक स्टैंडर्ड्स आरएनए। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा, जो कि एड्स होता है। अगर वायरस की बात कर लें तो एक स्टैंडर्ड्स ये आरएनए के कारण होने वाला एक रोग है। ठीक है, कैसा है, एक स्टैंडर्ड्स आरएनए के कारण होने वाला एक रोग के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, एड्स आप देखोगे ये एक वायरस के कारण होता है HIV, जिसको हिब वायरस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके कारण आरएनए के निर्माण हेतु आनुवांशिक जो आपकी सूचनाएं हैं उसको देता है, और ये एक वायरस के रूप में काम करता है। हिब एक धनात्मक एकल स्टैंडर्ड्स वाले आरएनए की दो प्रजातियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और प्रतिवर्ष बताइएगा एड्स दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ध्यान रखना है, 1 सेकेंड रुकिएगा, वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, ये भी आपका मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्यारे बच्चे, 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, थोड़ा मेरे को कोल्ड हुआ है ना, अब तो ये मेरे को दिक्कत करता है थोड़ा सा। देखिए
क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रमणक रोग है। कैसा सर? जल संक्रमण रोग है। आजकल लगातार आपने देखा होगा पानी के कारण कई बीमारियां आपको हो रही हैं, मतलब कि इतना संक्रमण फैल रहा है किसके कारण? पानी के कारण। ऑप्शन नंबर ए पीलिया, बी क्षय रोग, सी अल्सर रोग जिसको बोलते हैं रेबीज, और डी गठिया। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताइएगा क्या है। आइए आपने करेक्ट आंसर दिया होगा, देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पीलिया जो रोग है प्यारे बच्चे, ये किससे होता है? जल संक्रमण के कारण होने वाली एक बीमारी कही जाती है। खासतौर पर पीलिया हालांकि कई कारणों से होता है, उसमें से एक कारण आप देखोगे दूषित जल का होना होता है। अगर हम सिटीज़ की बात कर लें, आज आप अगर सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो आप पाओगे भारत की लगभग हर एक सिटी में पानी पीने योग्य नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ दिल्ली जैसे शहर को आप देखें तो वो पीने योग्य नहीं है। अब इससे क्या है, शरीर का रंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? आप देखोगे पीलिए में शरीर का रंग कैसा हो जाता है प्यारे बच्चे? शरीर का रंग आपका येलो कलर का हो जाता है, मतलब कि शरीर का रंग हो जाता है पीला। पीलिए में क्या हो जाता है? जो शरीर का रंग होता है वो पीला हो जाता है, और इसीलिए ये रोग आपको देखने के लिए मिलता है। इट्स क्लियर या नो? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए सर, क्योंकि आज पानी पीने योग्य नहीं है, जैसे गंगा वाले क्षेत्र में आपको ज़्यादातर ये दिखाई दे रहा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, फिर ऑप्शंस उसके बाद पे हम चर्चा करेंगे। चलिए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे। ये पूछा गया आपसे निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, कथन 1 कथन 2। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखो इतनी बड़ी गलती आपको नहीं करनी है। क्यों मैं आपको दे रहा हूँ ये एडवाइस? क्योंकि स्टूडेंट्स अब आप इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ेंगे, इतने में तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ देंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इस लेवल की होनी चाहिए कि ये सब पढ़ने की आपको ज़रूरत ना पड़े। ये जो आप पढ़ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन दिखे कथन कारण का यही पूछ रहा है, खत्म, दैट्स इट। तो ये तो आप ना ही पढ़े। अब सीधा क्वेश्चन पढ़िए ना। यहाँ पे कथन 1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित हो सकता है यदि वह भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बार बार जाता है। क्योंकि क्यों हो सकता है? कारण देखिए, क्योंकि कथन 2 कहता है छींकने अथवा खांसने के कारण छोटी बूंदों के माध्यम से क्षय रोग के जीवाणु फैलते हैं। और यहाँ पर क्या बोला है? भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बार बार जाता है। अगर ऐसे में व्यक्ति वहाँ जाएगा, जब वहाँ पर व्यक्ति छींक रहे हैं, थूक रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है, मुंह से कई बार आप देखोगे जो व्यक्ति की लार होती है वो निकल जाती है। छींकता है तो व्यक्ति, उसके आप देखोगे ऐसे सिम्टम्स ट्रांस हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों बातें ठीक हैं, कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है, मतलब कि कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, ये ध्यान में रखना आपको। अब आपसे पूछा क्या है, कूट दे के रखे हैं ऑप्शन नंबर ए 1 तथा दोनों कथन सही हैं, और कथन 2 कथन 1 की सही स्पष्टीकरण है बी दोनों कथन अलग अलग सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहे हैं कथन 1 सही है किंतु कथन दूसरा गलत है। बी कह रहे हैं कि कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण भी करता है। इट्स क्लियर है नो? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 मतलब 20 नंबर, ये कह रहे हैं आपसे एड्स रोग के बारे में, ठीक है। एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस मतलब HIV है, हिव है। सामान्यतः हिव संक्रमण पर आप देखोगे पारगमन किसके माध्यम से होता है? ये क्वेश्चन है, जो हिव वायरस है उस पर संक्रमण किसके कारण होता है, पारगमन किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन नंबर ए संदूषित भोजन एवं जल ग्रहण करने से, बी संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के संचरण से, सी प्रदूषित हवा में सांस लेने से, और डी संक्रमित व्यक्ति के हाथ मिलाने से। वीडियो को पॉज करें, 20 का आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी।
संदूषित रक्त और रक्त उत्पादकों के संचरण के कारण आप देखोगे हिप वायरस होने के चांसेस होते हैं। भोजन या जल ग्रहण करने से नहीं होता है, हवा या में सांस लेने से नहीं होता है, और किसी व्यक्ति से हाथ मिलाने से नहीं होता। लेकिन कई केसेस में ये भी देखने को मिला कि लोग ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति से जिसको हिप वायरस होता है, मतलब एड्स की बीमारी होती है, तो उससे थोड़ा सा बचना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो है, आप देखोगे बी। क्यों है सर? क्योंकि एड्स आप देखोगे, अभी मैंने आपको बताया था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आप इस बात से जानते हैं। इससे वायरस आप देखोगे व्यक्ति के प्रतिरक्षा जो प्राणी तंत्र होती है, ठीक है, जो टी लिम्फोसाइट होती है, ये श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे आप देखोगे उसकी रोगी प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। दो सेल होती हैं, एक होती है टी सेल, एक होती है वी सेल। ध्यान रखना, जो बी सेल होती है ना, ये क्या करती है, आप देखोगे एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। टी सेल क्या करती है, आपकी एक सेफ गार्ड के रूप में काम करती है, एक सिक्योरिटी पर्सन है, मतलब एक्टिव करने का काम टी सेल करती है। किसको? बी सेल को। एक मैसेंजर सेल के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, बी सेल उसको मैसेज करती है, सॉरी, टी सेल उस पर एंटीबॉडी के रूप में काम करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका हैजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ, कई बार साधारण आम भाषाओं में इस शब्द का बड़ा प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं क्या है हैजा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हैजा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, आपसे पूछा है हैजा के विषय में कि हैजा के विषय में बताओ, राइट आंसर क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, यह एक रोग है जिसके कारण आप देखोगे याददाश्त की कमी हो जाती है। किसकी? याददाश्त, आप भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी। बी, यह पेशियों का एक रोग है जो शराब अल्कोहल का सेवन करने से होता है। सी, यह एक रोग है जो संदूषित खाद्य या जल के सेवन से होता है। डी, यह एक आनुवंशिक रोग है। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हैजा कहता ना, तुझे हैजा हो जाए, ये फलाना ढिमकाना, ठीक है, होता है कि नहीं। चलिए, आपने इसका राइट आंसर दिया है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यह एक रोग है जो संदूषित खाद्य और जल के सेवन के कारण होता है। क्योंकि हैजा एक तरीके से विरोधिक कोलेरा जीवाणु से होने वाला रोग है, जो कि संदूषित खाने या जल से होता है, और उल्टी दस्त के कारण ये शरीर में आप देखोगे डिहाइड्रेशन, जल की कमी की स्थिति भी आ जाती है। ज़्यादातर ऐसे व्यक्तियों को ये देखने के लिए मिलता है जिसको डेंगू फीवर हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको ये देखने के लिए मिलता है। इट्स क्लियर या नो? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। तो हैजा हो जाता है, किसी किसी को डेंगू हो जाता है, ज्वार टाइफाइड हो जाता है, ऐसी 2-3 चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं, जरा समझिएगा। क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। आपसे क्या पूछ रहे हैं? गलत आपको बताना है सर, इसमें कौन सा गलत है। ठीक है, सही नहीं पूछा आपसे, गलत पूछा जा रहा है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, यकृत शोथ वी विषाणु काफ़ी कुछ हिव की तरह ही संचारित होता है। बी, यकृत शोथ सी का टीका होता है जबकि यकृत शोथ वी का कोई टीका नहीं होता। सी, सार्वभौम रूप से यकृत शोथ आप देखोगे बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या हिव से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। और डी, यकृत शोथ वी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक के उसके लक्षण दिखाई नहीं देते। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। ये पूछा गया है, सही नहीं है। देखिए, आप पहला देखते हैं, ये भी सही है, सी भी ठीक है और डी भी ठीक है, परंतु गलत पूछा है तो आपका बी गलत हो जाएगा। जी हाँ, आपका बी इसका राइट आंसर है। आपसे गलत पूछा था तो बी इसका गलत आंसर है, क्योंकि ये कह रहे हैं यकृत सी का तो टीका होता है जबकि बी का कोई टीका नहीं होता है। बी का भी आप देखोगे टीका आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हेपेटाइट बी का टीका दिया जाता है जिसको यकृत शोथ के नाम से कहते हैं। यह एक संक्रमित बीमारी होती है और इस बीमारी के कारण लीवर में सूजन आ जाता है, जलन पैदा होती है, और इसका वायरस संक्रमित हुई जो असुरक्षित यौन संबंधों से ज़्यादातर फैलने का देखा जाता है। इसका टीका लगता है, ठीक है, जिसको वैक्सीन 1982 में उपलब्ध हुई। कब हुई थी? ध्यान रखना, 1982 में इसकी वैक्सीन बन गई थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इसकी वैक्सीन 1982 में बनी थी। और यकृत बी का टीका आपको मिलता है। हेपेटाइट सी का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ध्यान रखना, हेपेटाइट जो सी है, ठीक है, इसका कोई टीका आपको मार्केट में कोई भी टीका इसका
नहीं मिलेगा, कोई भी इसकी वैक्सीन आपको नहीं मिलेगी हेपेटाइट सी की, ठीक है। बी की है लेकिन सी की नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है सर। क्वेश्चन नंबर है आपका 24। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट देके रखें। पहला, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचारित होता है। दूसरा, जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो दोनों, डी ना तो एक नहीं तो। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एलिमेंट मेथड भी आप यूज करें तब भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो जीका वायरस है, ठीक है, ये एडिस इजिप्टी के कारण आपको देखने के लिए मिला। और जीका वायरस पे मैंने आपको बताया ये युगांडा से स्टार्ट हुआ, ठीक है, आप सभी वाकिफ हैं। और 1952 में सबसे पहले इसको देखा गया, ठीक है। कहाँ से मिला था? युगांडा से मिला था, ठीक है, युगांडा से आपको देखने के लिए मिला। और 1952 में ये आपको मिला, ठीक है, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, अफ्रीका वाले क्षेत्र से। और अफ्रीका को आप देखोगे ये एक उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र का देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और जीका वायरस लैंगिक संचरण का रोग संभव बनाता है। तो दोनों बातें यहाँ पर क्या है, ठीक हो जाती हैं। मतलब पहला और दूसरा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए सर, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और पूछे गए कई बार क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं। ये पूछा गया 25 में, H1 और N1 विषाणु प्राय, याद रखना H1 और N1, ठीक है। देखिए H1 और N1 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। H1 और N1 विषाणु प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेखित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एड्स, बी बर्ड फ्लू, सी डेंगू और डी स्वाइन फ्लू। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। आप वैसे ही कहोगे कि सर ये तो डेंगू तो होता नहीं है, एड्स नहीं होता है। आप कन्फ्यूज आपकी बर्ड फ्लू या फिर स्वाइन फ्लू में। कई बच्चे बर्ड फ्लू में चले जाते हैं तो कई बच्चे स्वाइन फ्लू में चले जाते हैं। इसका जो राइट है वो है स्वाइन फ्लू। इसका करेक्ट आंसर है स्वाइन फ्लू, ठीक है। आप देखोगे स्वाइन फ्लू एक संक्रमित विषाणु जनित रोग है और इससे फैलने के कारण इस वायरस का नाम इन्फ्लुएंजा H1 और N1 रखा था। क्या रखा था? H1 और N1 के नाम से इसको जाना गया, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये रोग सर्वप्रथम आप देखोगे सबसे पहले ये रोग 2009 में आपको देखने के लिए मिला। कब मिला? 2009 अप्रैल, अमेरिका में ये, और फिर मैक्सिको में फैला, ठीक है। कहाँ पर? USA। और USA के साथ साथ आप देखोगे मैक्सिको में ये आपको देखने के लिए मिला, ठीक है, मैक्सिको में देखने के लिए मिला। इट्स क्लियर है नो। अब होता क्या है, इस वायरस से आप देखोगे शुक्राणु पाया जाता है। अब शुक्राणुओं में सीधे संपर्क होने से क्या होगा? शुक्रों में प्रवेश कर जाता है शरीर मनुष्यों में। अब इस रोग के लक्षण क्या है? तेज बुखार है, उल्टी है, दस्त है, शरीर दर्द है, खांसी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर सिम्टम्स हैं तो आपको स्वाइन फ्लू हो गया, ठीक है। कोल्ड भी हो गया, जुकाम भी जिसको कहते हैं। अगर हम बर्ड फ्लू की बात कर लें तो बर्ड फ्लू एक तरीके से विषाणु जनित रोग है और इन्फ्लुएंजा ए या फिर आप देखोगे टाइप ए विषाणु का होता है। आमतौर पर यह पक्षियों में पाया जाता है और यह एक वायरस कभी कभी मानव जनित भी हो सकता है स्तनधारियों को, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। अभी खास तौर पर जो चर्चाओं में रहता है आपका ज़्यादातर आप देखोगे इन्फ्लुएंजा ए, खास तौर पर उसका उपजो प्रकार है आपको H5 और N1 आपको देखने के लिए मिलेगा। ये मोस्ट है, ये चर्चाओं में रहता है और पक्षी इन्फ्लुएंजा का मुख्य कारक है। ये किससे होता है? पक्षियों से होता है, वर्ड से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्वाइन फ्लू, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए सर, क्वेश्चन क्या है, आइए। अब थोड़ा क्वेश्चन इन्होंने बड़ा कर दिया है, ठीक है। ऑप्शंस में आपको थोड़ी ये हो सकती है दिक्कत, खैर नहीं होने देंगे। देखिए सर, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। तीन स्टेटमेंट है। पहला डिप्थीरिया, दूसरा छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, तीसरा चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स के नाम से जाना जाता है।
उपर्युक्त में से किस रोग या किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है, मतलब भारत से क्या है समाप्त हो चुके हैं। उन्मूलन का मतलब है समापन। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो भारत से समाप्त हो चुके हैं, दफ़ा हो चुके हैं, दफ़ा हो चुके हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आता है सर डिप्थीरिया। कई स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है, तो इसका मैं आपको बता दूं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि केवल 3। चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स के नाम से जाना जाता है, ये भारत से क्या है ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये भारत से क्या है आपका ख़त्म हो गया है। चेचक एक तरीके से वेरियोला विषाणु के कारण होने वाला एक रोग है। ठीक है, संक्रमण होता है, और इसका टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने कर दिया था। वर्ष आप देखोगे 1980 में। कब? 1980 में आप देखोगे ये देखने के लिए मिला। संपूर्ण विश्व में चेचक उन्मूलन प्रोग्राम भी चलाया गया। WHO ने कई ऐसी घोषणाएं करी, और 27 मार्च 2024 को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र आप देखोगे पोलियो के उन्मूलन की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, तो ये बात एकदम ठीक है, चेचक से हम समाप्त हो गया हमारा देश। लेकिन डिप्थीरिया नहीं सर, डिप्थीरिया आज भी आपको मिलता है, क्योंकि ये गले में होने वाला रोग है और इससे एक तरीके से टॉन्सिल संक्रमण हो जाता है डिप्थीरिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ इसमें बैक्टीरिया डिप्थेरिस देखने के लिए मिलता है। नाक का बहना, गले में दर्द होना, बुखार, बीमार, सूजन हो जाना, इसको DPT एक इसका टीका लगवाया जाता है, जिसको बोलते हैं DPT का टीका लगवा लो अगर डिप्थीरिया हो गया तो। ठीक है, और उसके साथ साथ छोटी माता, जिसको हम कहते हैं चेचक। ठीक है, ये जो होता है ना चेचक, छोटी माता, इसको हम कहते हैं। इस पे हालांकि क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ पहले। ठीक है, इसको बेरिलेसा जोस्टर के नाम से भी जाना जाता है, विषाणु से फैलता है, एक संक्रमण बीमारी है, और निःसृत पदार्थ या फिर आप देखोगे सांस के साथ में अंदर जाने से ये होता है। इसका उन्मूलन अभी भारत में नहीं हुआ है, तो ठीक है, इसमें छोटी माता में एक टीका लिया जाता है। ठीक है, बताइएगा किसका टीका लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी है, केवल तीसरा। भारत केवल इससे समाप्त हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने, अब देखो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मार्केट में अभी सोसाइटी के अंदर चल रहा है, टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है। अब बहुत लोग टैटू बनवाते हैं तो उससे भी बीमारी होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन स्टेटमेंट पहला है चिकनगुनिया, बी, दूसरा है हेपेटाइटिस बी, तीसरा है HIV एड्स। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा वीडियो को पॉज करके राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये टैटू बनवाने वाला जो कॉन्सेप्ट है, विभिन्न प्रकार के हाथ पे आप टैटू बनवा लेते हैं। मैंने देखा बहुत तो व्यक्ति पूरी बॉडी पे टैटू बनवा लेते हैं, पूरी बॉडी पे। तो जरा समझिएगा, उससे भी कई ऐसी बीमारियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे पहला स्टेटमेंट गलत है। चिकनगुनिया जो है ये टैटू बनवाने से नहीं होने वाली बीमारी है। ठीक है, जो चिकनगुनिया है, क्लियर हुआ? चिकनगुनिया नहीं होता है सर। चिकनगुनिया क्योंकि एक मच्छर से होने वाली बीमारी है, और ये फीवर के रूप में सिम्टम्स के इसके जाने जाते हैं। तो पहला वाला इसमें गलत हो जाएगा, तो मतलब कि ए आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब कि आप देखोगे 2 और 3 इसका राइट आंसर है। हेपेटाइटिस आपका बी और HIV एड्स आपको हो सकता है अगर आप टैटू बनवाते हैं और संपर्क में आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उससे क्या है, उसके आपको सिम्टम्स ऐसे हैं कि उससे लग सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन क्या करें, हिप भी मैंने आपको बता दिया, हेपेटाइट बी भी बता दिया, तो अब उसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। चलिए देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है 29 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, मैच द फॉलोइंग। ये वाले जो क्वेश्चन है ये एक मोस्ट मेथड में से क्वेश्चन एक आते हैं, ध्यान रखना। ये मोस्ट क्वेश्चनों में से एक है, इसको ध्यान में रखना आपको। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको रोग दे के रखे हैं और इसके रोग वाहक आपको दे के रखे हैं। जैसे एक दे के रखा है हैजा, दूसरे में मलेरिया, तीसरे में डेंगू। यहाँ पर घरेलू मक्खी, मादा एडिस मच्छर और मादा एनाफ्लीज। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सुमेलित है या फिर हैं?
ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए सर, यहाँ पर आपसे मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आइए, ये पूछा गया है आपसे, जैसे हैजा। हैजा क्या होता है? ये आपका होता है घरेलू मक्खी। बिल्कुल सही बात है। खान पान की जो वस्तुएं होती हैं पड़ी रहती है, आपने देखा होगा। साफ़ सफाई अगर नहीं रखोगे तो वहीं पर गंदी जगह मक्खी बैठ गई है, फिर उसके बैक्टीरिया वहाँ पर लेकर के दूसरी जगह मक्खी बैठ गई है। तो उस स्थिति में क्या है, मान लीजिए कोई गला सड़ा पदार्थ पड़ा हुआ है, उस पर जाकर के मक्खी बैठी, ठीक है, और उसी मक्खी बैठ करके आप कुछ खा रहे थे, फ्रूट्स था आपके हाथ में, कोई फल था, अब उस पर आकर के बैठ गई। खाना खा रहे थे, वहाँ आकर के बैठ गई, बन रहा था वहाँ बैठ गई। तो उसके संपर्क से आने से आप देखोगे आपको हैजा, ठीक है, जो व्यक्ति साफ सफाई नहीं करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये सीख है, तो उससे हैजे के चांसेस हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है, मिलान जो है सही है, पहला वाला बिल्कुल ठीक है। दूसरा है मलेरिया। मलेरिया जो होता है ये मादा एंडीज मच्छर के काटने से नहीं होता है, बल्कि इससे डेंगू होता है सर, ठीक है। क्या होता है? डेंगू। डेंगू मादा एडिस। तो आपका तीसरा गलत है। अब तीसरा गलत है तो आंसर आप देखोगे बी नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। बस इसमें एलिमिनेट मेथड करना था। मानो आपको हैजा नहीं पता किससे होता है, लेकिन आप कई बार तो पढ़ते हैं डेंगू 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 मादा इजिप्टी मच्छर के कारण होता है। मादा एडिस जो एडिप्ची मच्छर होता है उसके कारण होता है। कई बार पढ़ते हैं कि नहीं, तो बस आप इससे निकाल देते कि सर यही आपका मिलान नहीं खा रहा है, तो फिर तीसरा कट कर दो। जब तीसरा कट करते तो आंसर अपने आप आ जाता प्यारे बच्चे, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे जो आपका, ठीक है, परजीवी होता है तो एनाफिलिस मच्छर के कारण आपको मिलता है, इसका उदाहरण भी एक माना जाता है मादा एडिस मच्छर, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो आपका जो डेंगू है ये मादा एडिस मच्छर से होता है, और मलेरिया जो होता है ये मादा एनाफिलिस से होता है, ठीक है। चलिए अब देखो एक चीज़ बड़ा रोचक तथ्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 30, ये कह रहे हैं इन विट्रो निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, इस तकनीक से निषेचन होने पर युग्मजन मतलब जो आपका जाइकोट को लगभग 1 सप्ताह, ध्यान रखना, 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। नंबर 2, इस तकनीकी द्वारा जन्मे शिशु को पर नकली शिशु मतलब आप देखोगे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, क्योंकि शिशु का विकास पर खनल नली में ही होता है, परख नली में ही होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, मतलब कि ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्यों है? अब देखिए, इसमें आपसे कहा गया है कि जो जाइकोड है वो लगभग 1 सप्ताह तक लैब में रखा जाता है, ये बात ठीक है। फिर उसके बाद में माता के गर्भाशय में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परख नली मतलब जो टेस्ट ट्यूब बेबी में रखते हैं, नहीं सर, लेबोरेटरी में रखते हैं। लेबोरेटरी जो होती है उसमें इसको आप देखोगे रखा जाता है, उसमें स्पर्म को, ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। क्योंकि माता के गर्भाशय में आप देखोगे जो कि यूट्रस में पूर्ण विकसित होने के बाद शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है, और इस तकनीक के द्वारा जन्मे शिशु को परख नली शिशु कहते हैं, और यह एक मिथ्या नाम है, ठीक है, क्योंकि शिशु का विकास परख नली में नहीं होता है, ध्यान में रखना है। तो इसका आप देखोगे दूसरा गलत है और पहला सही है, मतलब कि राइट आंसर ए हो जाएगा, केवल 1 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी के ऊपर है, आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जनन का पहला चरण निषेचन जिसको फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसमें पूछा है? जंतु। अब मानव भी उसी में से एक है, ध्यान रखना है, मानव भी एक जंतु ही है। आप अपने लिए, हम मानव हैं तो मानव का वर्ड यूज करते हैं, बट हम भी एक जंतु हैं, हम भी एक एनिमल्स हुआ करते थे, ठीक है, याद कीजिए अपने पूर्वज। चलिए, तो 2 स्टेटमेंट है। पहला, शुक्राणु और अंडाणु का
संलयन निषेचन कहलाता है। दूसरा, सभी अंडप्रजक जिसको ओवरीपर्स जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। तो आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर केवल एक, मतलब पहला ठीक है, दूसरा इसमें गलत है। ठीक है, ये जो आपका अंडप्रवर्जक जिसमें ओवरीपर्स जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है, नहीं सर, ये भी सभी की बात यहाँ पर की गई है, ऑल वर्ड को यूज किया गया है, तो वैसे ही ये गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आज की क्लासेस में हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। अगली जो क्लासेस होगी वो अभी इसी पे एक क्लास और हम लेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़ते रहिएगा, और जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक रूप से बताइएगा। एक क्वेश्चन जाते जाते मैं आपके लिए छोड़ के चलता हूं, बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 34 का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य रूप से दे दीजिएगा, और अपना डाउट भी मुझे भेजिएगा। कोई भी स्टडी से रिलेटेड आपका डाउट हो आप पूछ सकते हैं, मैं मिस्टर कुमार आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अस्टन हैकल, बी चार्ल्स डार्विन, सी रॉबर्ट विलेट वी ट्रेकर, और डी कार्ल्स वोस। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलता हूं अगले किसी टॉपिक में, मन लगा के पढ़ते रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।